नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, जो आपके टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। इसके मॉडल पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 80 से 90% चांस है इन क्वेश्चन का एग्जाम में आने का। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है मॉडल पेपर, वो आपके आ चुका है। ठीक है, आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट ए कंप्लीट हो चुका था, आज बात करते हैं अपन पार्ट बी के बारे में। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। सबसे पहले आता है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का होता है। 6 नंबर के होते हैं, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ऐसे 6 क्वेश्चन है तो 6 नंबर के हो गए। तो सबसे पहले आपके पास पूछा गया क्वेश्चन, आईपीएसजी स्टैंड्स फॉर, मतलब आईपीएसजी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको पता है, मैंने बताया आपको 3 मिनट एक वीडियो में करवाई थी, उसमें बताया था मैंने कि इंटरनेशनल पेशेंट एंड सेफ्टी गोल्स। तो आईपीएसजी की फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, ऑल आर वाइट कैटेगरी वेस्ट एक्सेप्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि वाइट के अलावा, जिसको हम व्हाइट कैटेगरी में नहीं रखते। तो किसको नहीं रखते भाई, व्हाइट में किसको रखते हैं, व्हाइट में रखते हैं शार्प चीजों को। ठीक है, तो किसको नहीं रखते, ग्लव्स को नहीं रखते। ये आता है आपके पास किसमें, रेड कैटेगरी में। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड रब, हैंड वॉशिंग। हैंड रब की जो टाइमिंग क्या होती है सर, वो होती है 20 सेकेंड। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोइस्ट हीट डिस्टलाइजन इन्वॉल्व। इसमें आपके पास हीट पढ़ा आपने, तो उसमें ड्राई हीट एंड मोइस्ट हीट, तो ये दो थे। तो हम मोइस्ट हीट की बात कर रहे हैं, तो ये किसका होता है, ये होता है इसके पास्चुराइजेशन। बाकी के जो दो ये है, हॉट एयर ओवन एंड इंसिनरेशन, ये आता है आपके पास ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। अभी पढ़ेंगे इसी में। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, इंसिनरेशन का मतलब होता है सर कंप्लीट बर्निंग। कोई भी अपन वेस्ट है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको हम कंप्लीट बर्निंग कर दे, कंप्लीट उसको बर्न कर दे, तो वो आपके इंसिनरेशन कहलाता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का। रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या है रिड्यूस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करना, क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। स्टेलाइजेशन में क्या करते हैं अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जबकि एसेप्सिस में क्या करते हैं, एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको केवल 3 करने होते हैं। ये भी आपके कितने का हो गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये हो गया 6 नंबर के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, हेजमत, सेफ्टी, सेप्सिस एंड एएसपी। एएसपी की फुल फॉर्म होती है एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये तो हो गए 2 2 नंबर के। फिर शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें, तो इसमें आ गया आपके पास ऑटोक्लेव आ गया, एनएसआई आ गया, नेडल स्टिक इंजरी, स्टरलाइजेशन आ गया, और स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स आ गए, और रोल ऑफ नर्सिंग इन स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक करना होता है इसमें से, दो में से। तो वो आ गया बायोमेडिकल वेस्ट और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम एक एक को देखते चलते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप में आते हैं अपन, आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का ए है आपका मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन होता क्या है, देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बटन लिखना नहीं है हमें। ठीक है ना, 2 नंबर के हिसाब से करना है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अनुसार देर आर 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के कितने, 5 मूवमेंट्स है। मूवमेंट्स मतलब कि हमें हैंड वॉश कब कब करना चाहिए मेनली। ठीक है, तो वो आ गया आपके पास, फर्स्ट आ गया बिफोर टचिंग पेशेंट, जब पेशेंट को अपन टच करें उससे पहले। बिफोर परफॉर्मिंग क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर या क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको करने से पहले धोए। ठीक है, आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद में। आफ्टर ए प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, कोई भी बॉडी फ्लूइड है या कोई प्रोसीजर है, उसको एक्सपोजर के बाद अपन हाथ धोए। और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, जब पेशेंट के सराउंडिंग यानी चारों तरफ अगर हम टच कर रहे हैं, तो उसके बाद में भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। ओके, तो क्यों करना चाहिए हैंड वॉश, इसके इंपॉर्टेंस आते हैं, पढ़ा होगा आपने, जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, स्प्रेड ना होने दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बी नंबर का क्वेश्चन है हेजमत या हजमत सेफ्टी। हजमत की फुल फॉर्म होती है हजार्डस मटेरियल। क्या होती है, हजार्डस मटेरियल। यहाँ से HAZ इसमें से ले लिया, MAT इसमें से ले लिया। ओके, तो ये होता क्या है, द हजार्डस मटेरियल आर आल्सो नोन एज ए डेंजरस गुड्स, या गुड्स के दो, या फिर इसको आइटम्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये गुड्स गुड्स बोल दो, आइटम्स बोल दो। तो हजार्डस मटेरियल क्या है, एक डेंजरस क्या है, आइटम्स है, जो कि विच पाउडर फॉर्म यूजुअली, जो कि मेनली आपके पाउडर फॉर्म में होता है। लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, और गैस में हो सकता है। ठीक है, इन कॉमन टर्मिनोलॉजी है हजार्डस, ए हजार्ड नॉन एज ए हेजमत। ठीक है, वही बात है कि हजार्डस मटेरियल है, उसको अपन हजमत या हेजमत के नाम से जानते हैं, या फिर हेज केम के नाम से जानते हैं। अब हेज केम क्या हो गया, हेज केम का मतलब हो गया हजार्डस केमिकल। ठीक है,
जो कि क्या है, कैन बी वेरी डेंजरस, जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। कैसे होते हैं? इफ स्पिल, इफ, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट ज़्यादा है। इफ स्पिल यानी कि अगर ये गिर जाते हैं या झलक जाते हैं हाथों से या कोई भी एक्सीडेंटली, तो इसको एक ट्रेंड स्टाफ ही क्या है, ऐसी इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है। ठीक है। अब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई भी केमिकल हो गया, जिससे केमिकल से हमें क्या है कि हानि पहुंच सकती है। कोई भी केमिकल हुआ जिससे हमें हानि हो, गैसेज हो गई। ठीक है। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें हेजमत की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो स्मोक हो गया, अगर वो बाई चांस एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, स्पिल्स हो जाते हैं, तो स्मोक हो गई, डस्ट हो गई। ठीक है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास असेप्सिस का। थर्ड क्वेश्चन है, असेप्सिस क्या होता है? जैसा मैंने बताया अभी आपको, असेप्सिस मीन्स एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस का क्या मतलब होता है? एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। ठीक है। मतलब कि कंप्लीटली एब्सेंस करनी है अपन को। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेप्सिस। असेप्सिस के दो टाइप होते हैं, मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस में क्या होता है? इसमें अपन जो नंबर है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक ए डिसइंफेक्शन। ठीक है। कंट्रोल करने के लिए, मतलब इन्फेक्शन के जो पैथोजन है उनको अपन कंट्रोल करते हैं। जबकि सर्जिकल असेप्सिस में अपन कंप्लीट स्टेराइल कर देते हैं उसको, स्टेराइल टेक्निक यूज करके। ओके। एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम या एएसपी प्रोग्राम क्या होता है? एएसपी का फुल फॉर्म होता है एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम। ये एक ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका एम क्या है? एट इम्प्रूविंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड एंटीबायोटिक्स अमंग फिजिशियन एंड पेशेंट। इसमें एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम में क्या होता है, इसका मतलब एम क्या है, एएसपी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि इम्प्रूविंग, हमें इम्प्रूव करना है प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब कि एंटीबायोटिक्स के जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है, फिजिशियन एंड जो पेशेंट है उसको लेता है, पेशेंट लेता है और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो उस मतलब उसको इम्प्रूव करना है कि कैसे प्रिस्क्राइब करे और कैसे उसको ले। तो क्यों भाई, क्यों करना है इससे? प्रोटेक्टिंग पेशेंट फ्रॉम हार्म ऑफ अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। भाई अगर पेशेंट अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेगा तो उसमें रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी हो जाएगी और वो हार्म हो जाएगा। मतलब कि जब हम उसको वो एंटीबायोटिक देंगे तो उससे उस पेशेंट का इलाज नहीं होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा एमआरएसए या एमडीआरओ। ठीक है। एमआरएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेथाइसिलिन मेथि है ना, रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, मेथिसिलिन है ना। और इसकी क्या होती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फिर आपके पास आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होता है। इनकी हमने बात कर ली है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो कि आपके 3 करने होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ऑटोक्लेव होता क्या है? तो ऑटोक्लेव इज ए मशीन। ऑटोक्लेव क्या एक मशीन है? किसकी मशीन है? देट प्रोवाइड ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन पढ़ा? ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन पढ़ा तो स्टेलाइजेशन में 3 मेथड होते हैं। तो ये उसका क्या है? फिजिकल मेथड है। कौन सा फिजिकल मेथड है स्टेलाइजेशन का? जिसमें अपन क्या करते हैं? किलिंग करते हैं बैक्टीरिया वायरस को, या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको अपन किल करते हैं। अब स्टेलाइजेशन है, स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किल करना ही होता है। कंप्लीट। ऑटोक्लेव स्टेलाइज द मटेरियल बाय हीटिंग। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं अपन? ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? बाय हीटिंग, हीट के थ्रू करते हैं अपन इसको। देम अप टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। ऑटोक्लेव इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीम स्टेलाइजर। ऑटोक्लेव को अपन स्टीम स्टेलाइजर के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कॉमनली यूज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जिसको अपन ऑटोक्लेव है वो हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गए और कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, उसमें अपन काम में लेते हैं ऑटोक्लेव को। ठीक। इट इज मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन बेस्ड ऑन द मॉइस्चर हीट स्टेलाइजेशन। अभी जस्ट बताया मैंने आपको क्वेश्चन में कि पास्चुराइजेशन का क्वेश्चन आया था। पास्चुराइजेशन क्या है? मॉइस्चर हीट है वो। तो ऑटोक्लेव भी क्या है? मॉइस्चर हीट। ड्राई हीट होता है, मॉइस्चर हीट होता है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोक्लेव, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा लिखना ही है। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव की अगर हम बात करें तो ऑटोक्लेव के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? ऑटोक्लेव में क्या है कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, ऑटोक्लेव क्रिएट सच ए कंडीशन। ऑटोक्लेव खुद के अंदर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है या वायरस है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसको स्टेलाइज कर सके। अब वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? तो इट क्रिएट ए टेम्परेचर ऑफ 1 to 1 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस तो इसका टेम्परेचर होता है। 15 LBHG क्या होता है? इसका प्रेशर होता है। और इसको हम रखते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट तक ही हम इसमें स्टेलाइजेशन करते हैं, ये प्रोसेस चलती है। द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 15 LBHG इज सफिशिएंट टू किल ऑल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या? जो ये कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम, ये सफिशिएंट होता है, इनफ होता है कोई भी बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए। ठीक है।
देन अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डायग्राम आपने देख लिया होगा, पहले ऑटोक्लेव की क्लास ली होगी उसमें, तो अभी मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा। इसमें ऑटोक्लेव है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रेशर चैम्बर, लीड एंड इलेक्ट्रिकल हीटर। ये क्या 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आया प्रेशर चैम्बर। तो प्रेशर चैम्बर में क्या होता है, प्रेशर चैम्बर लार्ज लार्ज सिलेंडर, जो प्रेशर चैम्बर है वो लार्ज सिलेंड्रिकल होता है, जो कि या तो वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ओके, इन विच द मटेरियल टू बी स्टराइज आर प्रेस, जिसको भी हमें स्टराइज करना है उनको हम इसके अंदर रखेंगे। भाई ये है सिलेंड्रिकल या वर्टिकल लार्ज सिलेंडर हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमें मटेरियल है उसको, जो भी मटेरियल है उसको स्टराइज करना है, ठीक है, उसको हम इसके अंदर रखेंगे, रख दिया है। इसका बना होता है, इट इज मेड अप गन मेटल एंड स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील या गन मेटल का बना होता है ये, और इसके साथ इसमें एक और होता है स्टीम जैकेट, जिसे वाटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, पानी जिसमें भरा होता है उसे जैकेट बोलते हैं, स्टीम जैकेट, ठीक है। फिर बात करते हैं लीड के बारे में। लीड क्या होती है, लीड एक तरीके से जैसे उसका ढक्कन होता है, ऑटोक्लेव का जो ढक्कन है वो एक है लीड है, ठीक है। तो द लीड इज फास्टेंड बाय स्क्रू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप पे उससे इसको बंद कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक डिस्चार्ज टेप होता है, किसके लिए, एयर और स्टीम को निकालने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। एक तो क्या हो गया, डिस्चार्ज टेप हो गया। प्रेशर गेज हो गया, प्रेशर गेज क्या करता है, प्रेशर गेज है वो प्रेशर है उसको सेट करने के काम में आता है, ठीक है। एक होता है सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व है जो एक्सेस स्टीम है उसको बाहर निकालता है, कौन सी को, एक्सेसिव स्टीम है उसको बाहर निकालने में काम आता है। इसमें मीटर वगैरह होते हैं, मतलब जिससे पता चलता है, मेजर करते हैं भाई कितना टेम्परेचर है, क्या है, वो सब लीड में पाया जाता है। फिर है इलेक्ट्रिकल हीटर। अब इलेक्ट्रिकल हीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल हीटर है वो जैकेट से जुड़ा होता है। अब जैकेट क्या था सर, जैकेट था वाटर कंपार्टमेंट, अगर आपने पढ़ा हो जस्ट अभी, वाटर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, जैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैकेट है वो जैकेट से जुड़ा होता है हीटर, जो कि पानी को क्या करता है, स्टीम करता है, प्रोड्यूस स्टीम। ओके, फिर बात कर लेते हैं अपन किसकी, टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव है तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। कौन कौन से हो गए, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाम याद रखना है, आपने ज़्यादातर कौन सा देखा होगा, ये वाला देखा होगा, ठीक है, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट आपने देखा है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड डायमेंशन। ये ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप का ऑटोक्लेव है, वो अलग अलग साइज और शेप में पाया जाता है। जैसे कि वर्टिकल हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जो वर्टिकल वाला होता है वो होता है स्मॉल कैपेसिटी होती है इसमें, और जो हॉरिजॉन्टल है वो लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी होती है। भाई आपने देखा हो तो एक तो कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, और एक होता है ये ऐसा। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। इसमें कम सामान रख सकते हैं अपन, इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर आपके पास एनएसआई। कौन सा, एनएसआई। एनएसआई की तरफ चलते हैं अपन। एनएसआई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, निडल स्टिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी। तो निडल स्टिक इंजरी क्या है, ये भाई इसकी थ्योरी भी याद करो, लेकिन ये आपको क्या प्रैक्टिकल में बहुत जरूरी है। जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपके निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, तो वो आपको एक बार ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, द फॉलोइंग आर द प्रिवेंटिव मेजर टू द अवॉइड एनी निडल स्टिक इंजरी टू द हेल्थ केयर एम्प्लॉयज। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि निडल स्टिक इंजरी को बचाने के लिए, हेल्थ केयर एम्प्लॉय को या हेल्थ केयर स्टाफ है उसको बचाने के लिए कौन कौन से आपको करने चाहिए, पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ। तो पहला हो गया, द यूज ऑफ निडल मस्ट बी अवॉइडेड इफ द अदर अल्टरनेटिव आर एसेसिबल, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, मतलब दूसरा आपके पास कोई आइटम है निडल के अलावा काम करने के लिए, तो आप उसको काम में ले, निडल का उपयोग अवॉइड कर दें। अब कैसे, इसका एग्जांपल, ब्लड वो सॉरी हाँ शुगर आपने चेक करा हो, डायबिटीज़ आपने चेक करी हो, डायबिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर हो गया। ब्लड शुगर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कोई क्या निडल का यूज़ करते हैं। तो निडल का यूज़ ना करके अगर हमारे पास लेंसेट है तो आप लेंसेट का यूज़ लो, तो निडल का यूज़ मत लो, ठीक है। ये हो गई आपके पास इस पॉइंट की एग्जाम्पल। अगर आपके पास अल्टरनेटिव है, लेंसेट है, तो आप निडल का उपयोग ना ले, अवॉइड कर दे उसको, ठीक है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, द निडल रिकेपिंग मस्ट बी टोटली अवॉइडेड। निडल को रिकेप करना, मतलब कि गए अपन ब्लड सैंपल लिया उसको वापस रिकेप कर रहे अपन, तो ये ना करें। अगर करना हो तो आप 1 हैंडेड स्कूप मेथड है वो यूज में ले। अब ये कौन सा होता है सर, 1 हैंडेड स्कूप मेथड, तो वो मैंने बता रखा है आपको, सोर्स देख लेना आप, नीचे आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर है द यूज निडल मस्ट बी इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएट डिस्पोज्ड, मतलब ऑफ द कंटेनर्स मिंट, मतलब कि आपने काम में ले लिया निडल को काम में ले लिया, तो काम में लेने के बाद में उसको तुरंत इमीडिएटली क्या कर दो, डिस्पोज कर दो, किसमें,
शार्प जो डिस्पोज होता है कौन सा, वाइट बॉक्स, वाइट बैग होता है, उसमें आप उसको डाल दो। ये हो गया सर। फिर एप्रोप्रिएट पीपी, काम करते टाइम हेल्थ केयर वर्कर से उसको पीपी का यूज लेना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें क्या क्या आता है आपके पास, ग्लव्स आता है, गाउन आता है, ईयर वियर, आई वियर, सॉरी आई वियर आ गया, ठीक है। एंड हैंड हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। कब, ड्यूरिंग आर्टियल और विनस कैनुलाइजेशन, कैनुलाइजेशन कर रहे हो तब, या ब्लड सैंपल ले रहे हो तब, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो आप एप्रोप्रिएट पीपी का काम में ले। इन ऑर्डर टू रिसीव पेटिनेंट फॉलो अप केयर आफ्टर ए शार्प रिलेटेड इंजरी मस्ट बी रिपोर्टेड। हाँ, अगर बाई चांस आपको नेटल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आप बिना देरी करे आपके जो सीनियर्स है, या फिर कोई भी है उसको आप एक बार रिपोर्ट करें, ठीक है, इमीडिएट बिना देरी करें, और उसका चेकअप कराएं, ठीक है। प्रॉपर ट्रेंड, हाँ, नीडल स्टिक इंजरी है या फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया भी, ये नर्सिंग इज ए ऑक्यूपेशन या नर्सिंग इज ए प्रोफेशन, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपेशन है, तो ऑक्यूपेशन में अगर हजार्ड हो रहा है तो वो क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया। तो HCW यानी हेल्थ केयर वर्कर से उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इससे बचने के लिए, या कैसे काम करना है। एवरी निडल या शार्प रिलेटेड इंजरी मस्ट बी टाइमली ब्रॉट अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर, ओके। अब मान लीजिए हमने देख लिया अभी कि निडल स्टिक इंजरी है, उसको बचा कैसे जा सकता है, बचने के पॉइंट्स देख लिए, लेकिन अब बाई चांस बच भी दिया या फिर किसी को हो गया, निडल स्टिक इंजरी हो गई, तो अब क्या करें, तो उसके लिए मेजरमेंट मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन से, देन फॉलोइंग मेजर मस्ट बी टेकन इफ ए निडल स्टिक इंजरी हैज टू टेक प्लेस। अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, टेक वुंड मस्ट बी अलाउड ब्लीड प्रिफरेबली बाय कीपिंग अंडर रनिंग वाटर। क्या करें आप, हो गई तो एक काम करिए आप, रनिंग पानी, रनिंग वाटर है उसमें आप उसको साफ करिए, धोइए, मतलब वॉश करिए वुंड को, है ना, और उसको ब्लड को निकालिए, मतलब जहाँ पे मान लीजिए आपके हाथ में लगी है, जैसे ये था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लगी है, तो दोनों दोनों साइड से पकड़ के उसको ब्लड निकालिए, ब्लीडिंग करिए, ठीक है, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल सके। दूसरा क्या हो गया, वॉश इट विद सोप, बाद में इसको क्या है, सोप से धोइए, है ना, अंडर रनिंग वाटर के अंदर। स्क्रबिंग मस्ट बी अवॉइडेड वाइल वॉशिंग इट, स्क्रब नहीं करना, मतलब इसको रगड़ना नहीं है आपको, ठीक है, स्क्रब नहीं करना है। द वुंड मस्ट बी नॉट सक्ड मतलब कि आपको जैसे लग जाती है हमारे, ठीक है, तो हम क्या है उसको, जैसे अंगुली में लगी तो उसको मुंह में ले लेते हैं, उसको चूसने लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, यहाँ पे सक्ड नहीं करना है, ठीक है। पुट अप, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है आपको अपना। पुट ए वाटर प्रूफ प्लास्टर और ड्रेसिंग आफ्टर ड्राइंग वुंड, जब वुंड सूख जाए तो उस पर वाटर प्रूफ प्लास्टर या ड्रेसिंग है उसको काम में लेना है। द एम्प्लॉयर मस्ट बी रिपोर्टेड टाइमली अबाउट द इंजरी, ओके, एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करनी चाहिए कि भाई मेरा निडल स्टिक इंजरी हो गई है, अब क्या करें। देन अपन बात करते हैं स्टेलाइजेशन के बारे में। स्टेलाइजेशन क्या होता है, killing of microorganisms. So the term sterilization is defined as the process by means of which an article's surface of the medium is free from all living organisms. Made free from all living microorganisms include spore. ठीक है, मेकिंग स्टेलाइज द किलिंग ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। मतलब कि क्या है कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या है, स्टेलाइजेशन। पूरी जो बात है इसका मतलब एक ही निकल के आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अपन क्या कर दो, मार दो, किलिंग कर दो, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स के साथ में। कौन कौन से मेथड होते हैं स्टेलाइजेशन के, 5 नंबर का डेफिनेशन लिख के थोड़ी छोड़ेंगे, मेथड के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो मेथड होता है आपके पास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। कौन कौन से मेथड होते हैं, 3 टाइप्स। पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया केमिकल, और तीसरा क्या हो गया मैकेनिकल, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं, फिजिकल एजेंट में आ गया आपके पास सनलाइट आ गया, ड्राइंग आ गया, फिल्ट्रेशन आ गया, रेडिएशन आ गया, हीट आ गया, ठीक है। कौन कौन से आ गया, सनलाइट, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन। तो अपन फिजिकल एजेंट है स्टेलाइजेशन के लिए, अपन किलिंग कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन सनलाइट का यूज ले सकते हैं, ड्राइंग का ले सकते हैं, फिल्ट्रेशन का, रेडिएशन का यूज ले सकते हैं। इसके साथ साथ हीट का ले सकते हैं। अब हीट है, हीट में आपके 2 आता है, ड्राई हीट और मॉइस्चर हीट, ठीक है। ड्राई हीट है, ड्राई हीट के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ड्राई हीट है, ड्राई हीट में आता है आपके पास रेड हीट, फ्लेमिंग हो गया, जला दो उसको, इंसिनरेशन कर दो, मतलब कंप्लीट बर्निंग कर दो। हॉट एयर ओवन हो गया, हॉट एयर ओवन सबको पता है क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें टेम्परेचर वगैरह सब सेट करके अपन उसको, उसमें एक फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड फैन वगैरह होता है, तो पढ़ रखा है आपने वो हॉट एयर ओवन। जो कि ड्राई हीट की बात। मॉइस्चर हीट में कौन कौन से आते हैं, मॉइस्चर हीट में आता है आपके पास वैक्सीन बात आ गया, पास्चराइजेशन आ गया, बॉइलिंग आ गया, स्टीम आ गया। अब स्टीम है, स्टीम अभी जस्ट आप हमने पढ़ा है क्या है, ऑटोक्लेव, ठीक है। स्टीम का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ऑटोक्लेव हो गया। ये हो गया फिजिकल एजेंट के बारे में। फिर आता है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब कि हमें कोई केमिकल काम में लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। तो केमिकल कौन कौन से हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, डाई हो गया, फिनोल हो गया, गैसेस हो गया। गैसेस में आ गया आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड,
और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये होता है आपके पास केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट हो गया मतलब कि ये कुछ केमिकल से इसको हम काम में लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, अपन किल कर देते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे मैकेनिकल एजेंट के बारे में। तो मैकेनिकल एजेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैंडल्स हो गई, मेम्ब्रेन हो गई और चैम्बरलाइन फिल्टर हो गया। ठीक है, ये होगी मैकेनिकल एजेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिस्कस ब्रीफली स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। क्या हो गया, क्वेश्चन देख लो एक बार भाई, यही है कि नहीं है, मैं ऐसे आंसर करवा रहा हूँ। स्टेलाइजेशन हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या होते हैं, बस 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पास ये। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन और। तो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर के बारे में अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं अपन क्या होता है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके पास स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या होता है, तो इसमें देखो, द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर मीन्स द टेक्निक यूज फॉर कंट्रोल इन्फेक्शन एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द हॉस्पिटल. It should provide help to control the cause of the cross infection in the hospital and minimize the cause of infection transmission, the reason controlling microorganism. कुल मिला के बात यह है कि हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन फैल रहा है उसको हमें क्या है, प्रिवेंट करना है, कम करना है या बचाना है, उससे प्रिवेंशन करना है, रोकना है। यही क्या है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या है, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैल रहा है हॉस्पिटल में, उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोलिंग करना है, प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज करना है क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह को, और उसके कारण है क्रॉस इन्फेक्शन के, उसको कंट्रोल करना है। ये होता है आपके पास स्टडी सेफ्टी मेजर, सॉरी स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। तो कैसे करें, क्या करना है, क्या करता है ये, इट हेल्प्स टू कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज, ये उस हॉस्पिटल में उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट प्रिवेंट द हार्मफुल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर सेंटर, या तो हॉस्पिटल हो गया या अदर हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवर हो रही है, वहाँ पे हार्मफुल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज, इन्फेक्शन और जो डिजीज है उसको फैलने से, ट्रांसमिशन होने से रोकता है। टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, क्रॉस इन्फेक्शन है उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो यहाँ पे बात थी वही यहाँ पॉइंट्स में आ गई। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं अपने किसकी, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर की। डिफाइन एज द which measure help to control the infection and disease in the hospital or protect the healthcare workers from disease and infection in the hospital. It called standard safety measure. क्या कहा, ये स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर में क्या करते हैं, अपन कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को, डिजीज को हॉस्पिटल के अंदर, और हेल्थ केयर वर्कर्स है उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। ये क्या है स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। तो सेफ्टी मेजर यूज्ड इन हॉस्पिटल, कौन कौन से सेफ्टी मेजर है जो हॉस्पिटल में यूज लिए जाते हैं, वो हो गया आपके पास स्टरलाइजेशन, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, डिसइंफेक्शन मेथड और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। दिस फाइव सेफ्टी मेजर यूज इन द हॉस्पिटल एंड कंट्रोल द कॉज ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू पेशेंट। ओके, मतलब कि जो ये 5 सेफ्टी मेजर है इनका उपयोग करके, इनका हेल्प करके हम पेशेंट को हेल्थ केयर वर्कर से, पेशेंट को हेल्थ केयर वर्कर से और हेल्थ केयर वर्कर्स को पेशेंट से इन्फेक्शन होने से या क्रॉस इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। अब एक एक की बात कर लेते हैं अपन इसकी, आगे नया क्वेश्चन आ गया कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किल करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये हम पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन है ही, बायोमेडिकल वेस्ट में अलग अलग वेस्ट को अलग अलग उसमें डालते अपन। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में हम इन्फेक्शन को कम करने के लिए एक हॉस्पिटल में कमेटी बनाई जाती है जो कि इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ बात पॉइंट्स बताती है कि हमें ये करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन रुक जाए। डिसइंफेक्शन मेथड क्या होता है, रिड्यूस करना, रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में जो डायग्नोस करते हैं अपन पेशेंट का, कोई भी पेशेंट आया उसका डायग्नोस करते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, तो उसके दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन है वो ना फैले। ये होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन द स्पेसिमेन कलेक्शन। जो रोल ऑफ नर्स इन स्पेसिमेन कलेक्शन, नर्स की क्या क्या रोल होते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन को, कोई भी सैंपल है उसको कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो वियर द एप्रोप्रिएट पीपी। सबसे पहले तो भाई आपको, अगर आप ले रहे हो सैंपल तो पीपी पहनो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें आपके पास आता है ग्लव्स, गाउन, मास्क एटसेट्रा। ठीक है, फिर इंश्योर दैट द आउटर पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन कलेक्टिंग कंटेनर मस्ट बी गेट नॉट कंटामिनेटेड। मतलब ये कोई डब्बा है जिसके, ये एक ब्लड ले रहा है अपन, ईडीटी की कोई वाइल है, अब इसके अंदर हमें ब्लड लेना है, तो ब्लड लेना है तो अंदर ले लो, इसके बाहर से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर से इसमें गंदगी ना हो। ब्लड ले लो लेकिन बाहर का जो आउटर पार्ट है वो कंटामिनेट ना हो, दूषित ना हो। ठीक है सर। द लीड्स ऑफ द कंटेनर्स, द लीड्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी टाइटली सिक्योर्ड प्रिवेंट द लीकेज। मतलब कि लीड मतलब ढक्कन, जो कंटेनर है, ठीक है,
जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ईडीटीए वायल का, जिसमें सीबीसी के लिए अपन ब्लड लेते हैं। इसका जो लीड है, ये ऊपर का ढक्कन है, इसको क्या टाइटली पैक्ड कर दो ताकि जो लीकेज ना हो, ब्लड बाहर ना निकले। द स्पेसिमेन कंटेनर मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द प्लास्टिक जिपलॉक बैग। प्लास्टिक के जो भी कंटेनर है उसको हमें प्लास्टिक के बैग में, जिपलॉक बैग है उसमें रखना चाहिए, चेन वाले बैग में मतलब। फुल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड द बैग रिगार्डिंग स्पेसिमेन, और उस पर जो बैग है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की, भाई ये है, नाम हो गया, किसका सैंपल है, क्या है इसमें, कितनी तारीख को आया है, ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन फुल करनी चाहिए। फिर आ गया एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन मस्ट बी फॉलोड इन द केस ऑफ एनी एक्सपोजर ऑफ द और अदरवाइज। मतलब कि हैंड हाइजीन का हमें ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपोजर हो गया यानी कि ब्लड सैंपल है उसका लिया तो हमें हैंड हाइजीन करनी है। यूरिन है, यूरिन का सैंपल लिया तो हमें हैंड हाइजीन करनी है। इफ देयर इज एनी रिस्क ऑफ एयरबोर्न ट्रांसमिशन, अगर कोई एयरबोर्न ट्रांसमिशन है भाई, तो हमें क्या करना है, मस्ट बी डन इन द नेगेटिव प्रेशर रूम। नेगेटिव प्रेशर रूम है उसके अंदर हमें लेना है। इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, जो टीबी का पेशेंट है उसकी अगर हमें सैंपलिंग करनी है तो वो कहाँ पर करनी है, वो करनी है हमें, वो कहाँ पे करनी है, वो करनी है हमें नेगेटिव प्रेशर रूम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि हम बात कर रहे हैं अपन, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे टाइप, ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है हम आ गए इस पर, ये आपकी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट और नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। एक एक को हम डिस्क्राइब से बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर सको, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू एक कार ही नहीं होती, बीएमडब्ल्यू एक क्वेश्चन भी होता है, टॉपिक भी होता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, बीएमडब्ल्यू मीन्स, बीएमडब्ल्यू की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कौन से वेस्ट होते हैं जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट में मानते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, क्या एनी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन और ह्यूमन बींग और एनिमल्स, इन रिसर्च एक्टिविटीज और एनी प्रोडक्शन और इन द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आया समझ में, बता देते हैं हिंदी में। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है कोई भी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है। कौन से वेस्ट है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है। कब कब जनरेट होते हैं, ये जनरेट ड्यूरिंग डायग्नोसिस। कोई हम डायग्नोसिस कर रहे हैं, डायग्नोसिस में क्या आ गया आपके पास, डायग्नोसिस में आ गया ब्लड सैंपल ले रहे हो तो वहाँ पे भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। तो जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि सिरिंज ही हो गई भाई, सिरिंज से अपन ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, डायग्नोसिस के टाइम पे हो गया। ओके देन ट्रीटमेंट के टाइम पे हो गया, ट्रीटमेंट हम लगाते हैं, वही सिरिंज हो गई, आईवी सेट हो गया, एटसेट्रा। इम्यूनाइजेशन में क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन है, वैक्सीन में हो गया आपके पास वायल्स हो गई, एम्पुल वायल्स हो गया, वैक्सीन वायल हो गई, सिरिंज हो गई जिससे अपन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, ग्लव्स हो गया, सब के सब क्या है, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट है, वो बीएमडब्ल्यू में आते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब हमें क्या है, इसका मैनेजमेंट करना है, हमें पता चल गया वेस्ट क्या है, अब इसका मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट कैसे करें हम, मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है इसके, 5 पॉइंट्स है। कौन कौन से हो गए, पहला हो गया वेस्ट सर्वे, दूसरा हो गया सेग्रीगेशन, दो, तीसरा हो गया आपके पास एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज, चौथा हो गया ट्रांसपोर्टेशन और पांचवा हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस वेस्ट का ट्रीटमेंट करना है। तो हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, कैसे वेस्ट होता है, क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस देखनी है हमें, तब जाके हमारे नंबर आएंगे अच्छे, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा लिख सकोगे। तो फर्स्ट आता है आपके पास वेस्ट सर्वे। वेस्ट सर्वे क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है वेस्ट सर्वे। सबसे पहले वेस्ट सर्वे करना है हमें, क्या करना है सर्वे में, द सर्वे एम्प्लाई द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द वेस्ट जनरेटेड, इट शुड डिटरमाइन द सोर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जहां पर वेस्ट हो रहा है, जहां पर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि निर्धारण करना है कि कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो सोर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट के कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ पर बीएमडब्ल्यू के चांसेस रहते हैं। तो हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, डेंटिस्ट के कोई क्लिनिक्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गया, मोर्चरीज हो गई। मोर्चरीज में क्या करते हैं अपन, पोस्टमार्टम करते हैं, वो होती है मोर्चरीज। प्राइवेट हॉस्पिटल आ गया, फिजिशियन क्लिनिक आ गया, ब्लड बैंक आ गया, कलेक्शन सेंटर आ गया, एंड वैक्सीन सेंटर एटसेट्रा, पीएससी आ गई, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पर भी हेल्थ केयर डिलीवर हो रहा है। ये हो गया सोर्स ऑफ बीएमडब्ल्यू, यहाँ पर हम बीएमडब्ल्यू जो वेस्ट है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेग्रीगेशन के बारे में, सेकंड पॉइंट, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, मतलब कि हमें देख पता चल गया भाई वेस्ट कहाँ कहाँ पर हुआ है, वेस्ट हो गया हमारे पास, बहुत सारे वेस्ट आ गए, अब उसको हमें अलग अलग करना है।
अलग अलग डिब्बे में डालना है, वही क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो द कंसिस्ट ऑफ द प्लेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द वेस्ट, अलग अलग जो वेस्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, अलग अलग प्रकार के वेस्ट है, इन डिफरेंट कंटेनर्स, उनको अलग अलग कंटेनर्स है, कोडेड बैग एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ पर वो जनरेट हो रहा है वहाँ पर हमें उनको अलग अलग प्लेसिंग करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट को डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर में रखना है। द सेग्रीगेशन आल्सो हेल्प द कंटेंट स्प्रेड, जो सेग्रीगेशन है वो क्या करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रिड्यूस करता है। ये लाइन तो सब में आपको डाल देनी, चेप देनी सब। ठीक है भाई, ये चीज़ है, ये स्प्रेड होने से बचाता है। अब कौन कौन से बैग्स हो गए, बैग्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैग्स में आता है सबसे पहले येलो कैटेगरी बैग। क्या हो गया, येलो कैटेगरी वेस्ट। येलो कैटेगरी वेस्ट, इसमें भाई हमें जो येलो कैटेगरी वेस्ट है, हमारे पास आया पीली बाल्टी आई। ठीक है, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, जो पीली बाल्टी रखी होती है येलो कलर की, जो कंटेनर होता है उसमें क्या क्या डालते हैं अपन, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई। अब कुछ पता नहीं चला सर इसमें, इसमें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि आपने कैटेगरी नहीं पढ़ी। ठीक है, कैटेगरी भी अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो एक तरीके से हम देखें तो येलो बैग में हम क्या डालते हैं, येलो बैग में हम डालते हैं कोई भी ब्लड से हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, उससे अगर कोई भी कॉटन हो गई या फिर बैंडेज हो गई, वो सोइल्ड है, सोइल्ड में आ गया नहीं, सोइल्ड, सोइल्ड में मतलब सनी हुई है ब्लड से, लिनन वगैरह, तो वो आपको इसमें डालना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिस्कार्डेड और एक्सपायरी मेडिसिन है, वो भी आपको इसमें डालनी है। एनिमल एनाटोमिकल और ह्यूमन एनाटोमिकल में कोई भी अगर टिश्यू हो गया, टिश्यू हो गया, अंगुली हो गई, किसी का हाथ काटा, तो वो भी आपको किसमें, इसी में डालना है, इसी कैटेगरी के वेस्ट में डालना है, इसी वेस्ट की कैटेगरी में डालना है। ठीक है, येलो में। फिर आता है रेड। रेड कैटेगरी में क्या डालते हैं, रेड में डालते हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक। डिस्पोजेबल प्लास्टिक मतलब ट्यूबिंग हो गया, बॉटल्स हो गई, इंट्रावेनस ट्यूब्स हो गया, आईवी सेट हो गया, कैथेटर हो गया, सिरिंज हो गई विदाउट निडल एटसेट्रा, ग्लव्स हो गए, वो सब हमें इसमें डालते हैं। यूरिनरी बैग हो गया, वो डालते हैं रेड में। ओके, फिर आता है वाइट। वाइट में डालते हैं क्या हो गया, शार्प चीज़, निडल, निडल हो गया, सिरिंज विद फिक्स्ड निडल, सिरिंज विद फिक्स्ड निडल, स्केलपल हो गया, ब्लेड हो गया, सर्जिकल ब्लेड हो गया, एटसेट्रा, जो भी शार्प चीज़ें होती है वो अपन डालते हैं वाइट में। ब्लू की अगर हम बात करें, ब्लू में क्या क्या डालते हैं सर, तो ब्लू में डालते हैं इंक्लूड ब्रोकन डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड ग्लास। ग्लास हो गया, अब कौन सा ग्लास हो गया यहाँ पे, जो आती है ना वाइल, वाइल आ गई, एम्पुल आ गए, ठीक है, पेंटा हो गया, होंडा हो गया, इनके जो जिसमें भरे होते हैं कांच के, उसको अपन डालते हैं ब्लू में। इसके साथ साथ आता है मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, ये होता है ना, ये जो अपन बोन को बोन हीलिंग के लिए अपन लगाते हैं, वो होता है मेटेलिक इम्प्लांट। रोड लगाते हैं, रोड हड्डी को जोड़ने, हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है, जब रोड लगाते हैं, वो होता है मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट। फिर आता है बोर्ड वेस्ट एक्यूमुलेशन। अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेस्ट का सर्वे कर लिया, हमने पता कर लिया भाई यहाँ यहाँ से वेस्ट आता है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने उसको अलग अलग बाल्टियों में डाल दिया, रेड वाले को रेड में डाल दिया, येलो को येलो में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या किया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेस्ट एक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, एक्यूमुलेशन स्टोरेज क्या होता है, एक्यूमुलेशन रेफर टू द टेम्पररी होल्डिंग ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट नियर द पॉइंट्स ऑफ जनरेशन, near the points of generation, and storage of the waste is characterized by a longer holding of the period and larger waste quantity. Storage of the area are usually located near the where waste is treated. Okay, क्या कहा, एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन मतलब कि मान लीजिए अलग अलग वार्ड होते हैं, सर्जिकल वार्ड हो गया, ठीक है, मेडिकल वार्ड हो गया, तो एक्यूमुलेशन में हमने क्या किया, वहाँ से हमने ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद में हमने वहाँ पर ही जो कलर कोड के हिसाब से हमने उसको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेशन कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया एक्यूमुलेशन की बात। ठीक है, स्टोरेज की बात क्या है, स्टोरेज में क्या होता है, वहाँ से लेकर गए हम और जहाँ पर हमें डिस्पोज करना है, डिस्पोज करना है, उसका वेस्ट का ट्रीटमेंट करना है, वहाँ पर अगर हम उसको रखें, होल्ड करें, ठीक है, बहुत सारे जो वेस्ट है उसको हम ले गए और जहाँ पर हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेस्ट का डिस्पोज कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम उसको रखें, वो होता है स्टोरेज। ठीक है, अब देखिए वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, वेन मेडिकल वेस्ट इज नॉट ट्रीटेड, अगर ट्रीटेड नहीं हुए हैं, जैसे अभी बताया एक्यूमुलेशन में, एक्यूमुलेशन में बताया मैंने आपको कि टेम्पररी होल्डिंग हो गया, सर्जिकल वार्ड में अलग हो गया, ठीक है, मेडिकल वार्ड में अलग हो गया, वहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं उस वेस्ट का, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट उसका डिस्पोज कर रहे हैं, वहाँ से हम उसको लेकर जाएंगे, अलग अलग वार्ड है, वहाँ से हम उसको जहाँ पर डिस्पोज हो रहा है वहाँ से उस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, वार्ड से हम ले गए उसको जहाँ पर डिस्पोज हो रहा है ना, डिस्पोजेबल साइड पर ले गए, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब बात आती है ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बीएमडब्ल्यू। अब हमें उसका डिस्पोज करना है, तो कौन कौन से मेथड होते हैं डिस्पोज के, तो डिस्पोजल के ये कुछ मेथड होते हैं, कौन कौन से हो गया, इंसिनरेशन हो गया, इंसिनरेशन मतलब कि हम हाई टेम्परेचर देते हैं उसको, ठीक है, मतलब उसको क्या करना है, एस कंप्लीट बर्निंग, उसको हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं इसमें इंसिनरेशन में। ठीक है, डिकंटामिनेशन हो जाएगा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव आपने पढ़ा है, 121 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है,
15 LBHG इसका प्रेशर होता है और 15 मिनट तक हम इसको रखते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लेव क्या होता है? हाइड्रोक्लेव और ऑटोक्लेव दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लेव में अपन शार्प चीज़ों को भी रख सकते हैं। ऑटोक्लेव में शार्प जो आइटम्स होते हैं, शार्प को अपन स्टेलाइज नहीं कर सकते, हाइड्रोक्लेव में शार्प का कर सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। माइक्रोवेव्स पता है, ये लैंडफिल मतलब कि जमीन में गाड़ देंगे अपन उसको। ठीक है, ये होता है इसका डिस्पोजल का मेथड। अब आती है बात कैटेगरीज के बारे में, जो मैंने बताया था आपको कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। ये पढ़ोगे तो आपको कलर कोड के हिसाब से पता चल जाएगा। तो कौन कौन सी कैटेगरी होगी बीएमडब्ल्यू की? बीएमडब्ल्यू की कैटेगरी होती है, सबसे पहले ये नंबर से याद रखें, कैटेगरी नंबर 1 में आती है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में कौन कौन से आते हैं? इसमें आ गया आपके पास ऑर्गन आ गया, टिश्यू ऑर्गन आ गया, टिश्यू आ गया, ऑर्गन आ गया, बॉडी पार्ट्स आ गया कोई भी। ठीक है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल वेस्ट में आता है पार्ट, एनिमल का कोई पार्ट आ गया जो कि अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनिमल पर, वो आ गया। ठीक है। थर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री वेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। इसमें कौन सा आता है? इसमें आता है आपके पास कोई भी लेबोरेटरी कल्चर आ गया, स्पेसिमेन आ गया, सैंपल वगैरह आ गया, ह्यूमन एंड एनिमल सेल आ गई, तो वो आती है आपके पास इस कैटेगरी में। फोर्थ नंबर की जो कैटेगरी है वो आती है शार्प वेस्ट। शार्प मतलब कि जो निडल वगैरह हो गई, वो आती है आपके 4 नंबर कैटेगरी में, वेस्ट शार्प में। 5 नंबर की कैटेगरी है वो है सोइल्ड। क्या है? सोइल्ड। जब मैंने इसकी क्लास ली थी ना बीएमडब्ल्यू की, तब एक कमेंट में आया था कि सर सोइल्ड और सॉलिड, सोइल्ड है वो आपने 2 बार लिख गए, तो एक बार देख ली, यहाँ पर आ गया सोइल्ड, और जो नेक्स्ट है वो होता है सॉलिड। ठीक है, मीनिंग का डिफरेंस है स्पेलिंग का। ठीक है, तो सोइल्ड में क्या आ गया? सोइल्ड में आता है पास आइटम कंटामिनेटेड विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन ड्रेसिंग, ये सब आपके किसमें आता है? सोइल्ड है, ये सोइल्ड है ना, सोइल्ड वेस्ट में। फिर आता है 6 नंबर कैटेगरी डिस्कार्डेड मेडिसिन। इसमें आ गया आपके पास जो मेडिसिन है डिस्कार्डेड हो जाती है, वो आती है आपके पास साइटोटॉक्सिक मेडिसिन आ गई, वो सब आती है इसमें, इस कैटेगरी में। मतलब कि कोई कंटामिनेशन हो चुकी है, वो आती है 6 नंबर की कैटेगरी में। 7 नंबर की जो कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 7, उसमें आता है सॉलिड। ठीक है, अब भी देख लीजिए सॉलिड और सॉलिड में डिफरेंस। सॉलिड में क्या क्या आ गए? जो भी सॉलिड चीज़ें हैं वो सब इसमें आती है, ट्यूबिंग हो गया, कैथेटर हो गया। ठीक है, फिर आ गया लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आ गया फ्रॉम लेब ड्यूरिंग वॉशिंग, कोई लेब को अगर हम वॉश कर रहे हैं, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, डिसइंफेक्टेड एक्टिविटीज़, वो सब आती है आपके पास लिक्विड से तो साफ करते हो भाई, कोई सॉलिड चीज़ से थोड़ी करते हो साफ। कैटेगरी नंबर 9, इसमें आते हैं इंसिनरेशन एस मतलब कि वही बर्न करना है अपन को। क्या गया इसमें? इंसिनरेशन ऑफ द एनी बीएमडब्ल्यू, भाई हमने जला दिया है उसको, इंसिनरेशन कर दिया है, अब जो वेस्ट हुआ है थोड़ा बहुत तो वेस्ट बचता ही है, वो आता है इसके अंदर। फिर आ गया कैटेगरी नंबर 10 केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट में आपका जो पढ़ाया था अभी डिसइंफेक्शन में, केमिकल यूज, जो भी केमिकल यूज लिया गया है, प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल एंड केमिकल यूज, वो आता है आपके इस कैटेगरी में। ओके, हाँ तो भैया लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपके पास, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे उसमें। तो ये बात करते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन के बारे में, बस होने वाला है आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट होने वाला है। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है? द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड बोल सकते हैं, नोजोक्रोमियल बोल सकते हैं, एक और नाम इसका हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये कब होता है? एट लिस्ट वन कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, जब जो फॉलोइंग है उसमें से कोई एक भी कंडीशन उपलब्ध हो, तब ये कम से कम अगर एक भी उपस्थित है कंडीशन, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है HAI होने के चांसेस रहते हैं। कौन कौन सी कंडीशन हो गई? फर्स्ट हो गया विद इन 48 आवर्स ऑफ द एडमिशन ऑफ द हॉस्पिटल, कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने एडमिशन लिया हॉस्पिटल के अंदर, उसको अगर 48 घंटे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, पहली कंडीशन। दूसरी हो गई सर्जिकल ऑपरेशन के 30 दिन बाद तक, अगर उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, और उसके अगर 30 दिन के बाद में, अगर 30 दिन के अंदर उसको क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो भी उसके HAI में आता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और उसके 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब आज डिस्चार्ज हुआ है तो 3 दिन के अंदर अगर वो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आता है आपके नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन में कंसिडर किया जाता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन उपलब्ध है तो वो आपके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में मानी जाती है। ओके, अब कौन कौन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, HAI कौन कौन से होते हैं, उनको रोकने के लिए हम क्या क्या करें, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, जो पढ़ा है आपने, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का काम में ले, PPE वगैरह पहने, हैंड हाइजीन का यूज ले, मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, आइसोलेशन प्रिकॉशन अंडर द आउटब्रेक ऑफ द सिचुएशन, आइसोलेशन प्रिकॉशन का यूज ले। ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स है, इनका क्या करें, इम्यूनाइजेशन कराए, वैक्सीनेशन कराए, ताकि अगर इसके अंदर मान लीजिए 2 पेशेंट है, ठीक है, और एक हेल्थ केयर वर्कर्स है, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है इसने क्या किया, पहले इस पेशेंट का इलाज किया, पेशेंट नंबर A है, इसका इलाज किया। ठीक है, इसके बाद में इसने
तुरंत इसका इलाज कर दिया बिना कोई हैंड वॉशिंग के, बिना कोई स्टेरल प्रिकॉशन के, तो इसका इन्फेक्शन है वो इसमें होने के चांसेस है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अगर इसके अंदर जो इन्फेक्शन है और जो ये वाला है इस हेल्थ केयर वर्कर से, इसने क्या कर रखा है, वैक्सीनेशन कर रखा है, इम्यूनाइजेशन कर रखा है, तो इस ए वाले पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर्स में कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो अगर इसमें नहीं आया तो बी में पहुंचेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कराएं। स्पिल मैनेजमेंट जैसे बताया, स्पिल यानी कोई फ्लूइड वगैरह है वो अगर गिर जाता है तो उसको मैनेज करें। यूज ऑफ सिंगल यूज ऑफ डिवाइस, एक डिवाइस को एक के लगाना है, जैसे मास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मास्क होते हैं, वो उसको एक एक के एक ही लगाए। ऑक्सीजन मास्क हो गया, नेबुलाइजर मास्क होता है, कई कई हॉस्पिटल में क्या होता है, एक ही नेबुलाइजर मास्क है, वो सभी पेशेंट के लगता रहता है, तो वो गलती ना करे। हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या करें, बीएमडब्ल्यू को यूज लें। अब देखो आप, हम पढ़ेंगे इसमें कितनी, एक तो हो गया यूटीआई, एक तो हो गया यूटीआई, एक हो गया एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एक हो गया वीएपी। ठीक है, हम पढ़ेंगे तीन चीजें। तो सबसे पहले आती है आपके पास यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या करें। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई है, सबने नाम सुना है। होती क्या है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका मतलब क्या है, के का नॉन एज, इट ऑल्सो नोन एज है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है, कैथेटराइजेशन है, CAUTI, इसको ये भी नाम से जाना जाता है। यूटीआई क्या कब होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, तो यूटीआई इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का कोई भी पार्ट है जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो वो यूटीआई में कंसिडर माना जाएगा। तो कौन कौन से हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा। अगर इन पार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में माना जाएगा। इसका अगर प्राइमरली ड्यू टू कैथेटराइजेशन, अगर इसका कॉमनली कॉज क्या है, क्यों होता है कॉमनली, तो वो कैथेटराइजेशन के कारण होता है। फिर आता है प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि अब यूटीआई हो गया, इसको रोकने के लिए हम क्या करें, रोकने के लिए अपन इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, डेली क्लीनिंग ऑफ कैथेटर ओपनिंग, जो कैथेटर का ओपनिंग है उसको अपन डेली क्लीनिंग करें, पहली बात। दूसरी हो गई रेगुलर कैथेटर क्लीनिंग विद सोप एंड वाटर, रेगुलर हमें सोप एंड वाटर से हमें कैथेटर उसको क्लीन करना है। कीपिंग द ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर लेवल, ब्लैडर लेवल है जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके लेवल से क्या करें, नीचे रखना है हमें। जो यूरिनरी बैग होता है ना, ड्रेनेज बैग बोल दो या यूरिनरी बैग बोल दो, अरे थैली होती है ना, यूरिनरी बैग होता है, उसको हमें नीचे रखना है ब्लैडर से। मान लो ये पेशेंट है ना, यहाँ पर पेशेंट लेट रहा है तो उसको हमें यहाँ पर लटकानी है यूरिनरी बैग को। ठीक है, अगर वो खड़ा है, पेशेंट खड़ा है ये, ठीक है, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गई, ठीक है, अगर पेशेंट खड़ा है और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे, यहाँ पर है ना, तो हमें जो बैग है, यूरिनरी बैग है, उसको हमें यहाँ पर इस लेवल पर रखना है, मतलब उससे नीचे की तरफ रखना है। ओके, देन आ गया लास्ट पॉइंट इसका, रेगुलर ड्रेनेज बैग एम्प्टिंग, मतलब उसको खाली करना है, ये नहीं भरा रहे। कब करना है, या तो 8 घंटे के अंदर कर दो, या फिर जब भरे फुल हो तब उसको हमें खाली करना है यूरिनरी बैग को। फिर बात करते हैं किसकी, प्रिवेंटिंग ऑफ द SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है, कब होता है ये, एन इन्फेक्शन दैट अकर व्हेन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में कोई इन्फेक्शन हो, कहाँ पर, इन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर सर्जरी टुक प्लेस, जहाँ पर सर्जरी हुई है, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो तो वो होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसका कॉमनली कॉज क्या है, फैक्टर लाइक सर्जिकल टेक्निक, कोई सर्जिकल टेक्निक है उसमें अगर मिस्टेक करी हो, कंटामिनेशन, कोई कंटामिनेशन हो गया हो, इन्फेक्शन फैल गया हो, ऑपरेशन ड्यूरेशन, अगर ऑपरेशन की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गई हो या कम हो गई हो, मान लीजिए कोई ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन को होने में आपके 1 घंटा लगता है, लेकिन क्या किया जल्दी जल्दी में उसको 30 मिनट में सल्टा दिया, तो वो फैक्टर इसमें माना जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई कोई भी, इसके कारण सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क फैक्टर है ये। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करें, इसको रोकने के लिए रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द डिसइंफेक्शन ऑफ द ओटी रूम, जो ऑपरेशन थिएटर का जो रूम है, ऑपरेशन रूम है, उसको हमें रेगुलर क्लीनिंग करना है, डिसइंफेक्शन करना है। ठीक है, प्रॉपर सर्जिकल अटायर फॉर द ऑल सर्जिकल थिएटर, सर्जिकल थिएटर उसको अपने प्रॉपर सर्जिकल अटायर करनी है। ठीक है, सर्वेलेंस ऑफ द सर्जिकल वुंड्स, जहाँ पर भी हमने सर्जरी करी है उसके हमें क्या करना है, सर्वेलेंस करना है। सर्वेलेंस मतलब निगरानी रखनी है। मान लीजिए हाथ की सर्जरी करी हमने, हैंड की सर्जरी करी है, हैंड की सर्जरी करी है, तो जहाँ पर भी वो हमने स्टिच वगैरह लगाए हैं, वुंड हुए वहाँ पर, उसकी हमें निगरानी करनी है कि भाई अब क्या हुआ इसमें, देखना है उसको बार बार। ठीक है, फिर हो गया टाइप्स ऑफ SSI, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ SSI, सुपरफिशियल SSI और डीप स्पेस SSI। ठीक है, फिर लास्ट अगर हम बात करें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, VAP, क्या है VAP, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है। तो ये क्या होता है,
वीएपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन इन पेशेंट ऑन वेंटिलेटर इन आईसीयू। कोई पेशेंट है आईसीयू में है, एडमिट है और वो वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, बोलता है ना वेंटिलेटर पर वो पेशेंट को, तो वो जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है, उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इन्फेक्शन दैट अपीयर ड्यूरिंग और आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। जब कोई पेशेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, या तो तब होगा ड्यूरिंग या फिर उसके बाद में होगा। ये स्टार्ट होने के बाद में क्यों होता है? कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके? कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन है उसके कारण इसके क्या है कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब इसे रोकने के लिए हम क्या करें? प्रिवेंटिव मेजर क्या करें इसको? एलिवेशन ऑफ द हेड ऑफ द बेड, जो बेड पलंग है, बेड है, इस ये जैसे बेड है तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से एलिवेट करना है, उठाना है। ठीक है, उसमें सब सिस्टम होता है, मतलब उसको हमें बेड को थोड़ा ऊपर रखना है उसका सिर। ठीक है, डेली सेडेटिव इंटरप्शंस। डेली सेडेटिव इंटरप्शन मतलब जो सेडेटिव्स मेडिसिन होती है उनको डेली नहीं लेना है, इंटरप्ट करना है, मतलब कि इंटरप्ट रोकना है, मतलब डेली लेने से रोकना है। पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस, जो भी पेप्टिक अल्सर है हो रहा है अगर उसको, तो उसकी हमें मेडिसिन लेनी है, उसका इलाज करना है। डीबीटी प्रोफाइलेक्सिस हो गया। और डेली ओरल केयर विद क्लोरेक्सिडिन, क्लोरेक्सिडिन के साथ हमें डेली उसकी ओरल केयर करनी है। ठीक है, इसी के साथ ये आपके मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। इसकी जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए लेक्चर में।